हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है सीटेट 6 सितंबर की तैयारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीडीपी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो पीवाईक्यू हैं। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव टैग वर्ड का यूज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड का यूज करके हम लोग ऑप्शन फाइंड करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, कैसे हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। सीडीपी यही चाहती है कि आप भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके सीखें उससे, कि सिर्फ आपको वीडियो या फिर कोर्स पूरा नहीं करना, लेक्चर सिर्फ नहीं देखना है आपको आपको क्वेश्चन देख के उसको समझ के उसका आंसर खुद से करना है। और ये सीडीपी चाहती है कि जैसे आपके शिक्षक हुआ करते, जैसे हम लोगों के शिक्षक थे कि डंडे के जोर पर मार मार के पढ़ाना है, बच्चों को डांटना है, एकदम याद करना, होमवर्क करना है, राइटिंग लिखना है, तो वो सब आपको नहीं करवाना है। आपको बच्चों के साथ मारना पीटना कुछ भी नहीं है। सीडीपी चाहती है कि आप उसके साथ दोस्ती करें और उसका सहयोग करें, उसके साथ मिल के आप काम करें, सीखें, सिखाएं। ये चाहता है, दोस्ती वाला तरीका चाहता है जो आजकल ये सीडीपी चाहता है। यही तरीका सही भी है, बच्चे से ज़्यादा सीखते हैं, ये सीडीपी मानती है। और सीडीपी में 2 3 4 मनोवैज्ञानिक का बहुत ज़्यादा नाम आता है। उनमें से एक है जीन पियाजे। जो पहला ही क्वेश्चन जीन पियाजे पर दिख रहा है हमें, तो आपको जीन पियाजे के ये 4 स्टेज वाले बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो पता कर लीजिए यूट्यूब में सर्च करके आप। रमा ने अपने भाई तहीर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है, किस स्टेज में है, तो किस स्टेज में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसमें ही ये वो समझ नहीं पा रहा है कि उसने ये नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं कि मेरे जेंडर की क्या भूमिका है। मैं लड़के हूँ तो मुझे ब्लू कलर पसंद है, जैसे लड़कियां हैं तो पिंक कलर पसंद है, जैसे लड़कियां घर का काम करती थी। ये भूमिकाएं के बारे में जागृत होती है किसमें, जेंडर समानता में। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों समान होते हैं। जेंडर समरूपता ये भी नहीं होगा, ये होगा जेंडर वर्गीकरण, कि जेंडर का वर्गीकरण, ये लड़का है, ये लड़की है, इसका ये काम है, उसका वो काम है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोत्स्की के आलम्बन, यही लेव वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक है, इसने कई सारे बातें बताई है, इसके बारे में आपको जानना होगा। यूट्यूब में सर्च करके आप आसानी से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। और आलम्बन एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है कि कोई बच्चा आपकी मदद से, थोड़ी मदद से वो कोई चीज करने सीख जाता है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, वही आलम्बन है। उसको आप आलम्बन दे रहे हैं। इसके फोल्डिंग कहते हैं इंग्लिश से, मचान पाड़, यही है। इसमें इसके बारे में बोल रहा है कि अवधारणा का अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है। कौन सा स्टेटमेंट, तो पढ़ते हैं। एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को आपस में किसी प्रकार के सहयोग और संवाद करने से सख्त रूप से पाबंदी लगा दिया। सख्त वाला बात कभी भी सही नहीं हो सकता और नेगेटिव टैग वर्ड है, ये तो देखते ही काट देना है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका ने श्याम पट पर उत्तर लिख दिए हैं, विद्यार्थियों से कहा कि वे ये उत्तर अपनी कॉपियों में निष्क्रिय रूप से उतार ले। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। निष्क्रिय जहां भी देखें वो गलत ही होता है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि निर्धारित समयावधि में ही स्वयं ही समस्याओं का समाधान करें। तो ये भी अनिवार्य नहीं कर सकते हैं, आपको फ्लेक्सिबल चीजें रखना है। तो ऑप्शन 4 ही बच रहा है कटने के बाद, तो ऑप्शन 4 ही होगा। वैसे ऑप्शन 4 में एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्या दी है, कि आधी हल किया हुआ और आधा दिया है, जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षणिक दर्शन है जो डैश पर जोर देता है। किस पर, रट कर, रटना तो है ही नहीं, वो तो पहले जमाने में हुआ करता था। मानकीकृत प्रशिक्षण नहीं, गलती पढ़ा गया हमसे। मानकीकृत, मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड है। स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं इसको, अंग्रेजी वर्ड थोड़ा हमसे प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, आप इसको देख लें थोड़ा, ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसको काट दें। प्रतियोगिता और व्यक्तिगत उपलब्धि, ये भी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। छात्र केंद्रित, कि छात्र के लिए शिक्षा हो। और सक्रिय भागीदारी, ये पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका करेक्ट हो।
नेक्स्ट है 5 नंबर अभिकथन और कारण। बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे बुरे हैं या समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। ऑप्शन, अब इसका रीजन पढ़ के देखते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, न कि असतत। मतलब निरंतर होता है, निरंतर कैसे हो सकता है? कोहल वर्ग ने स्टेज वाइज बताया है, लेवल बताया है, तो ये रुक रुक के होता है ना, ये तो कंटिन्यूअस नहीं होता है। यानी कि ये रीजन गलत है, यानी कि ऑप्शन सिर्फ ए वाला करेक्ट होगा और आर रॉन्ग होगा, जो कि ऑप्शन है 2 नंबर करेक्ट होगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया, समायोजन और समावेशन की प्रक्रिया जो स्कीमा को बदलते हैं। स्कीमा वाला बात आपको याद होगा, जीन प्याजे वाला में आता था। पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, या फिर निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन नंबर 4 होनी चाहिए, बट आप मुझे ये गलत भी लग रहा है तो आप कमेंट करके इसको बता दें। इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ, थोड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? दूसरों के तो एक ही हो सकता है, म्यूजिकल तो म्यूजिक से रिलेटेड है, ये तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ये तो प्रकृतिवादी है, नेचर से रिलेटेड है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4 इंटरपर्सनल। क्वेश्चन नंबर 8 का था एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़का या लड़की होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती है? ये सबसे पहले जो होता है तो वो परिवार ही होता है, परिवार में माँ पापा ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रचनात्मक मूल्यांकन, ये एकदम पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा के लिए बोला जा रहा है कि एक आवश्यक विशेषता क्या है? वर्ष के अंत में एक परीक्षा होने वाला, ये तो बिल्कुल नहीं है। शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण, हाँ स्पष्टीकरण होना चाहिए मूल्यांकन मानदंड का, ये एकदम करेक्ट लग रहा है, ये करेक्ट होगा। वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना, ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना, श्रेणी प्रदान आप नहीं कर सकते, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया क्या है? तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है, लर्निंग डिसेबिलिटीज। क्या आप गलत लिख देते हैं या फिर राइटिंग आपका खराब होता है, ऊपर नीचे लिखा जाता है, ये डिस्ग्राफिया है, जो कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावशाली बच्चों की डैश जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी जरूरतों को? संज्ञानात्मक और भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, संज्ञानात्मक या फिर तीनों, सामाजिक संज्ञानात्मक भावनात्मक। तो ये तीनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की अक्षमता वाले छात्र को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण है? कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं? जो छात्र सीखने की अक्षमता वाला छात्र है, बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग करके, या फिर सीखने की माननीकृत वाला ही गलत होता है। लचीला और अनुक्रमिक निर्देश, लचीला वाला एकदम सही होता है, पॉजिटिव वर्ड है। कार्यों को छोटे छोटे भाग में बांटना, ये भी करेक्ट हो। 3 और 4 करेक्ट है। तब 3 और 4 किसमें करेक्ट है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा, क्योंकि एक भी सही है, बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। एक ऑप्शन 2 गलत है, और 2 को अगर यदि आप एलिमिनेट करो, इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें 2 नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सवलीन मतलब खुद में वो लीन रहते हैं, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, खुद में लीन रहना। ये ऑप्शन आप पढ़िए, संवेदी एकीकरण और विनियमन सवलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। ये भी बात सही ही है,
कि उनकी मदद। संलीन क्रम विकार में मुख्य रूप से सुनने की क्षमता प्रभाव, सुनने का नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे हर दिन नई उत्तेजनाओं के लिए, उत्तेजना उसमें होता नहीं, खुद में ही लीन रहते हैं, तो उसमें उत्तेजना क्या होगा। संलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों में उत्कृष्ट संचार कौशल होता है, ये भी गलत बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को क्या होना चाहिए, अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करना चाहिए कि पूर्वाग्रह मेरे अंदर कुछ नहीं होनी चाहिए, पहले की बातें और अंतर्निहित कि लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां मैथ में कमजोर होती है, ऐसा उसके अंदर पहले से नहीं होना चाहिए, इसकी जांच करना चाहिए, करेक्ट बात कर रहा है। ऑप्शन 2 कह रहा है विशेष बच्चे को जरूरतमंद और दूसरों पर निर्भर समझें, ये गलत बात है, निर्भर नहीं समझना चाहिए, किसी को बराबर समझना चाहिए। सभी शिक्षार्थियों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम, सभी के लिए समान कैसे कर दें, कोई ज्यादा होशियार होता है, कोई थोड़ा कम होशियार होता है, तो ये भी गलत है। विविधता को प्रभावी शिक्षण में बाधा, विविधता कभी बाधा बन ही नहीं सकता, ये पूरी तरह रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला। शिक्षक को कक्षा में मुद्रण समृद्धि वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन आर इसका कारण रीजन, साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभव से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है और ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, प्रगतिशील कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। निष्क्रिय रूप से, निष्क्रिय वाला ही गलत होता है। चिंतनशील सोच की चिंतन करने वाला सोच डेवलप हो उसके अंदर, ये भी बात सही ही है। आज्ञाकारी श्रवण, ये उतना सही नहीं है। व्यवहार अनुकूलन, ये नहीं सही है। सोच, चिंतनशील सोच, ये करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन, जो 4 का विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, वो यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। इस तरह का मौखिकरण सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट पढ़ते, केवल अधिगम और क्षमता वाले, केवल वाला शब्द गलत होता है कि केवल अधिगम वाला नहीं, सब कोई करते हैं, जिसको अक्षमता रहे, डिसेबिलिटी रहे नहीं रहे, सब करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अनुत्पादक है क्योंकि भाषा और सोच आपस में संबंधित नहीं होती, ये भी नेगेटिव है, इसको भी कर। व्यर्थ है, ये तो देख के ही गलत है, ये तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन में है, एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। ये ध्यान से पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि केवल सामाजिक, तो ये काट देते, लेकिन इसमें आगे क्या है ध्यान से देखिए। केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे, यानी कि केवल वाला से बचना है, यानी कि ये सही कह रहा है, ये करेक्ट है। उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे, ये नहीं है सही। छात्रों की योग्यता समूह को बढ़ावा दे, योग्यता समूह को बढ़ावा नहीं दे, सबको बराबर लेके चलना है, किसी को बांटना नहीं है। विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचे, जोड़ना तो चाहिए लेकिन उससे बचना नहीं है, बचिएगा तो जोड़िएगा कैसे, तो इसको गलत हो जाता, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों की सक्रिय और संलग्नता, ये बार बार हमसे गलती पढ़ा जा रहा है, मुंह निकलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, बट सक्रिय है, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो तथ्यों और सूचनाओं को रटें, ये गलत हो जाएगा। सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता दें, प्रतियोगिता को देना ही नहीं है, नेगेटिव। एकमात्र स्रोत मानना है, किसी चीज को भी एकमात्र नहीं मान सकते, तो ये नेगेटिव है। तो पूरी तरह ऑप्शन 4 करेक्ट है कि पूछताछ हो, अन्वेषण हो और प्रश्न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, राधा तर्क देती है। तर्क क्या दे रही है, कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, वो तर्क दे रही है, इसीलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है, प्रतिवर्ती सोच, जीववाद, विकेंद्रीकरण या कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव वो दिखा रही है, वो समझ पा रही है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन
21 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरण का उदाहरण है? आंतरिक, अंदर से। पुरस्कार राशि के लिए खेल खेलना, दूसरे चीज के लिए, लालच के लिए तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, तो ये करेक्ट है। और माता पिता की डांट से बचने के लिए, ये भी गलत है। अच्छा ग्रेड नहीं पाना है, ये गलत माना जाता है, नेगेटिव वर्ड है पूरी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देशन और व्याख्यान पर निर्भर होते हैं, केवल इस पर निर्भर नहीं होते। ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए मतलब अभिकथन सिर्फ सही है इसका, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। कम योग्यता से बचना एक उदाहरण है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि अवॉइड करना, यानी कि परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल, ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रभावी तरीका है? कि प्रश्न पूछने से हतोत्साहित किसी को नहीं करना, उत्साहित करना होता है, ये गलत। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये एकदम करेक्ट है। छात्रों को चुनने के लिए पूर्व निर्धारित उत्तरों का एक सेट प्रदान करना, ये गलत है। तथ्यों को रटने के लिए तो नहीं, एकदम ये तो गलत है, रटना चलेगा ही नहीं, अब रटना ही नहीं है किसी को। अभिकथन है 25 में, कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती है, उनके माता पिता से मिलते हैं जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या अनुवांशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी, एक जटिल मुद्दा है। ये भी बात दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? करेक्ट होगा, सही व्याख्या करता है। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है। एकात्मक तो नहीं हो सकता। विकास को हमेशा सटीक तौर पर मापा जा सकता है, विकास को नहीं माप सकते, वृद्धि को आप माप सकते हैं। विकास बहुयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल है और मल्टी डायरेक्शनल है, ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिकथन में समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शरीर विकास पर निर्भर करती है। सही बात है, क्योंकि संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, तो दोनों चीजें सही ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल पाते हैं? 3 साल में, 5 साल में? 5 साल में तो बहुत कुछ बोलने लगते, 7 साल में तो बच्चा क्या ही करता है पता, 1 साल में तो बोलने ही नहीं जानता है इतना सारा कि 5-6 वाक्य बोल देता, यानी कि 3 साल करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे पढ़ते हैं उनकी भाषा डैश की ओर विकसित होती है? निज वाक से आत्म केंद्रित वाक की ओर, मुख वाक से मौखिकरण, आंतरिक वाक से बाहरी वाक, मौखिकरण से आंतरिक वाक। कि मौखिकरण यानी कि मुंह से पहले बोलते हैं, फिर वो थिंक लाउड करते हैं, थिंक आउट लाउड टू इनर स्पीच, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया गया है? किस तरह घटित होने वाला बताया गया? 3 प्रगतिशील स्तर होता, 3 नहीं होता, उसमें तो 4-4 स्तर दे रखे हैं, 4-4, जो कि 4 एक ही लास्ट वाला दिख रहा है, कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। तब ये पूरा वीडियो देखिए, आप बताइए कि कैसे लगा आपको समझने, और क्या टेक्निक आपको समझ में आई, या फिर कोई क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे भी गलतियां हो सकती है, क्योंकि मैं पहला ही अटेम्प्ट दूंगा 6 सितंबर को आप लोगों के साथ ही। थैंक्स।